जय हिंद फ्रेंड, हमारे यूट्यूब चैनल अली एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम सल्तनत काल के जो शासक हैं बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद और नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में पढ़ेंगे। जो इनका जो शासन काल है, जो शासक है फ्रेंड, इनके इतने महत्वपूर्ण तो नहीं हैं, लेकिन इनके बारे में कुछ जो पॉइंट हैं जो पूछे जाते हैं उनके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो बहराम शाह, आप पता होगा, जब रजिया को बंदी बना जब अल्तुनिया ने इसको बंदी बना लिया था तो पीछे से जो तुर्क अमीर थे वो किसको शासक बना देते हैं, बहराम शाह को। और फिर रजिया सुल्तान की हत्या हो जाती है और रजिया के बारे में कहा जाता है कि इसकी हत्या बहराम शाह ने करवाई, या कई कहते हैं कि इसकी हत्या वहाँ गुंडों ने कर दी थी। इसमें जंगल में गुंडे थे तो उनके द्वारा हत्या हो गई थी। आपको एक कहावत भी सुनी होगी, जो कोई व्यक्ति असमंजस की स्थिति में होता है तो ये कहावत जरूर कहती जाती है कि रजिया फंस गई गुंडों में। तो इसी बात पर ये चीज़ें कही जाती हैं। तो इसमें हम देखें बहराम शाह, तो इसका जो शासन पीरियड है 1240 से लेकर 1242 तक का है। तो ये अगर हम देखें शासक के तौर पर 6 नंबर के शासक हैं, और फिर अलाउद्दीन 7वें नंबर के, ये नासरुद्दीन 8वें नंबर के, और फिर बलबन होंगे वो 9वें नंबर। यानी इसमें हम देखेंगे गुलाम वंश में जो शासक हैं वो 11 शासक हैं फ्रेंड। ठीक है, हम ज़्यादा डिटेल्स इसलिए इतने महत्वपूर्ण नहीं है, तभी मैंने इसमें 3 शासकों को एक साथ वीडियो में लिया है। तो इसके बारे में हम स्टार्ट करते हैं। तो बहराम शाह जो मैंने बताया था कि बहराम शाह का जो वजीर होता है, वजीर मुजीबुद्दीन, इसी का ही मेन रोल होता है कि बहराम शाह को शासक बनाने में। तो ये क्या करते हैं, इसमें एक शासक है ऐतगिन। ऐतगिन जैसे मैंने बताया था, जो बहराम शाह हैं वो ऐतगिन को कौन सा पद दे देते हैं, नायब ए मुमलिकात, जो कि शासक के बाद, सुल्तान के बाद दूसरा सबसे बड़ा पद होता था। तो ऐतगिन की क्या करते हैं, जो ऐतगिन अपने दरवाजे पर नौबत व हाथी रखना स्टार्ट कर देते हैं। नौबत का अर्थ होता है नगाड़ा और हाथी। तो इस तरीके से ऐतगिन वो स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें क्या होता है कि आपको पता होगा, जैसे मैंने पहले बताया था, बहराम शाह ये सिर्फ जो है सुल्तान ही ये चीज़ें रख सकता था, नगाड़े और हाथी अपने दरवाजे के आगे, महल के आगे यही बजा सकता था। लेकिन ये चीज़ें कौन कर रहा था, ऐतगिन। तो बहराम शाह इससे बहुत क्रोधित होते हैं, तो इसकी महल में ही हत्या कर दी जाती है ऐतगिन की। तो ऐतगिन की हत्या बहराम शाह के द्वारा की कर दी जाती है। और बहराम शाह को जो सुल्तान, अगर हम सन गुलाम वंश पढ़े तो उसमें सबसे क्रूर शासक बताया गया है। तो अगर फिर इसकी हत्या हो जाती है तो फिर 1241 में क्या होता है, तायर के नेतृत्व में, जैसे ये ऐतगिन जो रजिया को सुल्तान से हटाने की चाल चलता है, उसी तरीके से मुजुबिन भी चाल चलता है बहराम शाह को हटाने की। आगे हम देखेंगे, इसके बारे में समझेंगे कि 1241 में तायर के नेतृत्व में आक्रमण होता है। ये एक मंगोल आक्रमण है। तो इसमें क्या होता है, जो लाहौर और मुल्तान के जो क्षेत्र में एक कबीर खां वहाँ के सूबेदार हैं, वो क्या करते हैं, वो भी एक तरीके से चाल चलते हैं। वो क्या करते हैं, इसकी सेना को भटका दे देते हैं अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, और वो दिल्ली की तरफ रुक कर जाते हैं तायर। तो तायर जब रुक कर जाते हैं तो यहाँ आक्रमण होता है बहराम शाह, तो इससे थोड़ा कमज़ोर हो जाते हैं ये, मतलब इसकी जो प्रशासन है। तो अब इसमें देखें हम मुजीबुद्दीन का रोल, जो इसके वजीर हैं बहराम शाह के। ये भी जैसे ऐतगिन चाल चलते थे रजिया सुल्तान को हटाने के लिए, तो मुजीबुद्दीन भी क्या करते हैं कि बहराम शाह को तो तुर्क, जो आपको पता होगा तुर्क सरदार हैं 40, जो तुर्कान चहलगानी कहा जाता है, जो कि इल्तुतमिश ने अपने शासनकाल में नियुक्त किए थे। तो उन्हीं जो सरदारों का गठन था, जो संगठन था, उसको क्या करते हैं, बहराम शाह को तो तुर्क सरदारों के खिलाफ भड़काते हैं, और जो
तुर्क सरदार हैं उनको बहराम शाह के खिलाफ भड़का देते हैं ये मुजिबुद्दीन। और फिर क्या करते हैं, भड़काने पर इन आपस में युद्ध होते हैं और इसमें बहराम शाह को तुर्क सरदारों द्वारा बंदी बना लिया जाता है। तो इसकी हत्या अगर हम देखें जो बहराम शाह की, वो हत्या 15 मई 1242 में तुर्क सरदारों द्वारा कर दी जाती है। तो इसमें किसका रोल ज़्यादा रहता है, मुजिबुद्दीन का, जो कि इसके हत्या कराने में। फिर अगला जो शासक, ये खुद शासक बनना चाहता है मुजिबुद्दीन, लेकिन शासक बना दिया जाता है अलाउद्दीन मसूद शाह को, जो कि रुकनुद्दीन का पुत्र था, जो हमने पढ़ा था। इल्तुतमिश के बाद जो शासक बना था रुकनुद्दीन फिरोज शाह, तो उसका पुत्र है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो इसको शासक बना दिया जाता है। तो अलाउद्दीन मसूद शाह को फिर मुजिबुद्दीन जो है वजीर हैं, इसमें भी अलाउद्दीन मसूद शाह क्या रहते हैं, वजीर। तो बलबन, इसमें अगर हम देखें तुर्क के सरदार जो बलबन है वो इसको अमीर हाजिब का पद दिया जाता है। अमीर हाजिब किसको बना दिया जाता है, बलबन को। और बलबन अगर देखें ये तुर्क सरदारों में शामिल था जो इल्तुतमिश ने बनाए थे, और ये किसका गुलाम था, ये इल्तुतमिश का। और ये तो इसमें अलाउद्दीन मसूद शाह को शासक बनाया जाता है। तो ये किसका पुत्र था, रुकनुद्दीन का पुत्र था। और इसमें जो मुजिबुद्दीन था, जिसमें बहराम शाह को हटाने में इसका प्रमुख रोल था, इसको बना दिया जाता है वजीर। और जब बाद में इसे नाइब ए मुमलिकात का भी पद दिया जाता है, नाइब ए मुमलिकात। तो इसमें क्या होता है, फिर ये खुद शासक बनना चाहता था, फिर ये तुर्क सरदारों को इसके खिलाफ भड़काता है, लेकिन अब इसके जो तुर्क सरदार हैं इसके खिलाफ हो जाते हैं और इसकी हत्या कर दी जाती है। तो आप यहाँ से समझ सकते हो। फिर इसमें से इसका एक प्रमुख जो तुर्क सरदार था बलबन, तो इसको जो पद देता है अलाउद्दीन मसूद शाह, इसे पद देता है अमीर ए हाजिब। तो अमीर ए हाजिब का पद किसे मिला था, बलबन को। और बलबन ये इल्तुतमिश का गुलाम था। जैसे हम देखते हैं गुलाम वंश में 3 जो शासक हैं वो गुलाम रहे हैं, जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी का गुलाम था, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था, इसी तरह बलबन इल्तुतमिश का गुलाम था। ये भी अगर हम देखें गरीबी से ऊंचाइयों तक बढ़ा था बलबन। जैसे हम देखें तीनों शासक बिल्कुल निम्नतम स्थान से लेकर आप देख सकते हो शासक बने हैं। आगे इसके बारे में हम अलग एक वीडियो में पढ़ेंगे डिटेल से। तो इसने क्या किया, बलबन ने तुर्क सरदारों को अपनी तरफ मिला लिया। तो इसमें अलाउद्दीन मसूद को अपदरस्त कर कर नसरुद्दीन मोहम्मद को शासक बनाया। यानी इसमें अलाउद्दीन मसूद शाह है, इसको तुर्क सरदारों ने इसकी हत्या कर दी और शासक किसको बनाया गया, नसरुद्दीन मोहम्मद को। तो आप यहाँ से अब हम हिस्ट्री नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में पढ़ेंगे। तो नसरुद्दीन मोहम्मद का अगर शासनकाल देखें हम, अलाउद्दीन मसूद का शासनकाल हम देखें तो 1242 से लेकर 1246 तक का शासनकाल रहा है। तो अगले शासक बने हैं नासरुद्दीन मोहम्मद। तो नासरुद्दीन मोहम्मद का जो शासनकाल देखें 1246 से लेकर 1265 तक रहा है, 66 तक रहा है। कहीं आपको 66 मिलेगा, 65 भी हो सकता, ये 66 ही रहेगा फ्रेंड, क्योंकि जो बलबन है 1266 में शासक बनता है। तो इसमें देखें इसके बारे में हम नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में, ये शमसी वंश का अंतिम शासक था। क्यों था फ्रेंड, क्योंकि बलबन जो शासक बनेगा वो बलबनी वंश का होगा। हमने जो गुलाम वंश है, जिसमें मैंने शुरू वीडियो में बताया था संतुलित काल में कि गुलाम वंश में 3 वंश रहते हैं। जैसे कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह कुतुबी वंश के थे, और इल्तुतमिश से लेकर आप नसरुद्दीन मोहम्मद तक का शासन देखोगे इसमें शमसी वंश है। और फिर जो शासक बनेगा बलबन, वो बलबनी वंश का होगा गुलाम वंश में। तो इस तरीके से ये शमसी वंश का अंतिम शासक था।
इसकी धार्मिक रुचि अधिक थी, ये ज़्यादा इबादत में ही अपना समय गुजारता था। इसका शासन प्रशासन में रुचि नहीं थी, इसमें ज़्यादा रोल रहता है बलबन का। आगे हम इसके बारे में पढ़ेंगे। इसकी और ये धार्मिक रुचि के कारण ये क्या करता था, कुरान की जो नकल कर कर प्रतियाँ बेचता था और उसी से अपना जीवन यापन करता था नासिरुद्दीन मोहम्मद। मिनहाजुद्दीन की तबकात नासरी इसी को समर्पित है। यानी अगर हम देखें, जो हमने तबकात नासरी थी वो इसमें हमने देखा था गोरी से लेकर नासिरुद्दीन मोहम्मद तक के जो इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है, यानी यहीं तक इसमें समर्पित है। बाद में आपको जो इतिहास है और किताबों से जो शासकों का इतिहास पढ़ने को मिलेगा। यानी तब के नासरी एक इम्पोर्टेंट बुक है। अगर आप गोरी से लेकर नासिरुद्दीन तक का इतिहास पढ़ना चाहते हो तो इसमें नासिरुद्दीन तक का इतिहास इस किताब में लिखा है, तबकात नासरी, और ये फारसी भाषा में लिखी गई थी। अगर इसमें लिखा कि संपूर्ण जो शासन का अधिकार है वो बलबन के पास था, तो बलबन के पास इसमें शासन प्रशासन देखते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे बलबन ने क्या किया, बलबन ने अपनी पुत्री का विवाह नासिरुद्दीन मोहम्मद के साथ कर दिया। तो इस के बाद नासिरुद्दीन ने बलबन को एक उपाधि दी, उलग खां की उपाधि। ठीक है, तो इस तरीके से इनमें और ज़्यादा रिलेशन हो गई और इन्होंने एक पद दिया इनको, जो कि सुल्तान के बाद होता है नाइब ए मुमलिकात। अगर हमने देखे तो जो सुल्तान के बाद जो बड़ा दूसरा सेकंड पद था वो था नाइब ए मुमलिकात का, तो वो पद दिया गया बलबन को। अब इसमें देखें, इसके प्रतिद्वंदी हम देखें नासिरुद्दीन या बलबन के, तो इसमें क्या है, इमाजुद्दीन रेहान है नाम का शासक इसी में। तो वो क्या करता है, इमाजुद्दीन रेहान, वह बिहार का सूबेदार है कुतलग खां। और ये क्या करते हैं, ये बलबन के खिलाफ नासिरुद्दीन को भड़काते हैं। ठीक है, और ये भारतीय मुसलमानों का संघ बनाता है इमाजुद्दीन रेहान, और बलबन जो नासिरुद्दीन मोहम्मद को बलबन के खिलाफ इसमें भटकाता है। और इससे क्या करते हैं, जो नासिरुद्दीन है वो इसके नाइब मुमलिकात का पद इसको से हटा देते हैं और उसे बदायूं का सूबेदार बना दिया जाता है। तो फिर जो बलबन है वो बदायूं चले जाते हैं। फिर अगर आप देखोगे इसके इतिहास के बारे में, फिर क्या है, ये जो इमाजुद्दीन रेहान है और ये बिहार का सूबेदार कुतलुग खां है, ये क्या है, एक भारतीय मुसलमान था। इमाजुद्दीन रेहान और बिहार का सूबेदार कुतलुग खां ये भारतीय मुसलमान था, इसलिए जो अमीर तुर्क वर्ग था वो ज़्यादा इस पर विश्वास नहीं करते हैं। और क्या करते हैं, बलबन को पुनः बुलवा लेता है सुल्तान और फिर इसको नायब मुमलिकात का पद दे दिया जाता है। तो जो रेहान है एक ये शांति का अपहरण करता माना जाता है और इसे धर्मच्युत भी कहा जाता है। तो ये इसके लिए है इमाजुद्दीन रहमान के बारे में। आगे देखें 1265 में क्या है, नासिरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है। इसमें जो एक लाइन लिखी है इब्न बतूता ने, जो आपको पता होगा इब्न बतूता वैसे तो ये आते हैं मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में और लिख रहे हैं इतिहास किसका, नासिरुद्दीन के बारे का। तो आप देख सकते हो इसमें इतनी सत्यता तो नहीं है, लेकिन ये कहा जाता है, इस पर एग्जाम में पूछा जाता है ये किसने कहा है। तो इब्न बतूता ने क्या कहा है, अंत में क्या किया, नाइब ने सुल्तान को मार ही डाला और स्वयं सुल्तान बन गया। ये बलबन के बारे में है, क्योंकि बलबन को नाइब का पद था। तो ये किसने लिखा है, ये इब्न बतूता ने, जो कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आता है और इतिहास लिख रहा है ये नासिरुद्दीन मोहम्मद का। लेकिन एक इतिहासकार और रहे हैं याहिया बिन अहमद सरहंदी, लेकिन वो कहते हैं कि नासिरुद्दीन की जो मृत्यु है वो प्राकृतिक रूप से बीमारी के कारण इसकी मृत्यु हुई है।
तो ये हमने नसरुद्दीन जो शासक बहराम शाह से लेकर नसरुद्दीन जो 3 शासकों के इतिहास के बारे में पढ़ा। एक जो आप यहाँ से देखोगे, जब इसने नसरुद्दीन ने इसकी पुत्री से शादी की थी तो इन्होंने अपनी पुत्री जो अपनी पत्नी को जो पद दिया था वो मलिका ए जहाँ का दिया था। ये भी आपको याद रख सकते हैं। मलिका ए जहाँ किसे कहा गया है? जो बलबन की पुत्री थी, जो इससे नसरुद्दीन की वाइफ थी, तो इसे मलिका ए जहाँ का पद दिया गया। ठीक है, मलिका ए जहाँ। तो ये हमने जो सल्तनत काल के गुलाम वंश के 3 शासक बहराम शाह, अलाउद्दीन मसूद शाह और नसरुद्दीन मोहम्मद के बारे में पढ़ा। और सेकंड जो वीडियो होगी वो हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट कर ज़रूर बताएं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।